बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी की जो बाकी ब्रांचेस रह गई थी। इसमें पहले नंबर पे आ रही है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच होती है जो कि रिलेशनशिप स्टडी करवाती है किस किस के दरमियान, ऑर्गेनिज़म और उसकी इन्वायरमेंट के साथ। देखें बच्चों, ये जो रिलेशनशिप की बात है, इसमें अगर हम एग्ज़ाम्पल लें पौधे की, तो पौधा हमें पता है ये फर्स्ट ऑर्गेनिज़म है कि जो एनर्जी को कैप्चर करता है अपनी बॉडी में। क्योंकि इसने एनर्जी लेनी होती है सूरज से, तो वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर लेता है और इसी केमिकल एनर्जी को बाद में दूसरे ऑर्गेनिज़म खाएंगे। आपको पता है कि पौधे को बकरी, घोड़ा, गाय, भैंस वगैरह खाएंगे जो कि कंज्यूमर हैं, और पौधे की सारी एनर्जी जो उसने सूरज से ली थी इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, तो वो अब कंज्यूमर में चली जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह वो जो कंज्यूमर्स हैं उनको हम कंज्यूम करेंगे इंसान। तो पौधे का बहुत बड़ा रोल है ये रिलेशनशिप के लिए, जो कि हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो इकोलॉजी की मदद से हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंज़र्व कर सकते हैं। जितनी भी ऑर्गेनिज़म की डाइवर्सिटी है, उनकी वैरायटी है, उनको हम बचा सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस दी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और जो हमारे माहौल में कोई प्रॉब्लम है उसको हमने दुरुस्त करना है, वो भी इकोलॉजी की हेल्प के साथ। क्योंकि जब तक हम इकोलॉजी को स्टडी नहीं करेंगे अच्छे तरीके से, तो हमें अपनी इन्वायरमेंट का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज़म कहाँ पे डिस्टर्ब है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिया हुआ है फूड चेन को। फूड चेन मैंने आपको अभी ऊपर जिक्र किया है कि फूड चेन एक पूरी सीरीज़ होती है जिसमें एनर्जी एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाती है। ठीक है बच्चों, तो फूड चेन में सबसे पहले पौधे हैं। ठीक है, इनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर के बाद डीकम्पोजर होते हैं। ठीक है, तो ये भी इसी चीज़ की गवाही दे रही है कि सारे ऑर्गेनिज़म एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हैं। एक ऑर्गेनिज़म दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा होता है, तो हर ऑर्गेनिज़म एनर्जी के लिए ही वर्कआउट कर रहा होता है पूरे माहौल के अंदर और न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए। तो ये सारा कुछ हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है मैरीन बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइफ की स्टडी करेंगे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज़म जितने भी हैं उनकी हम स्टडी करेंगे जो कि समंदर में रह रहे हैं, ओशंस में रह रहे हैं, चाहे वो फिशेस हों, दूसरे ऑर्गेनिज़म हों। ठीक है, सबको हम स्टडी करेंगे। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड ओशन बायोलॉजी या बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जो समंदर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज़म हैं, उनकी वैरायटीज़ हैं, उन सब की हम स्टडी करते हैं। इसी की हेल्प के साथ हम न्यू स्पीशी को डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, एंड एड्रेस मेरीन कंजर्वेशन इशू, और समंदर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं उनको हम कैसे बचाएंगे, उनको हम कैसे उनकी हिफाजत कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम मेरीन बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोरल रीफ्स का जिक्र किया गया है। कोरल रीफ्स ये ऑर्गेनिज़म है और ये एक बड़ी लंबी सी समझ लें एक स्ट्रक्चर बनाते हैं समंदर के अंदर, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में है। इसको आप गूगल में सर्च भी करें तो ये दूसरे ऑर्गेनिज़म को रहने के लिए जगह देता है। ठीक है, उनको सपोर्ट करता है। तो ये सारा कुछ हम मैरीन बायोलॉजी में ही स्टडी करते हैं ताकि दूसरे ऑर्गेनिज़म को भी समझा जा सके जो कि समंदर में रहते हैं। उसके बाद है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम बेटा स्टडी करेंगे डिज़ीज़ के बारे में। जितनी भी बीमारियां हैं वो किस नेचर की हैं, क्यों होती हैं, ये सारा कुछ इसमें स्टडी करते हैं। उसकी वजह क्या है, वो डिज़ीज़ तो हो गई इंसान में, किसी जानवर में, पौधे में, तो उसकी हमने वजह ढूंढनी है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं उस ऑर्गेनिज़म के ऊपर। तो पैथोलॉजी हमें हेल्प आउट करती है कि हम डिज़ीज़ को डायग्नोस कर सकें। देखें, ये डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि एक बंदे को सुबह से शाम तक खांसी हो रही है लगातार। ठीक है,
तो अब हमने ये देखना है कि वो खांसी किस वजह से हो रही है, वो कौन सी बीमारी की सिम्टम्स हो सकती हैं, ठीक है। चाहे वो कोरोना वायरस हो, लंग्स का मसला है आ रहा है, कैंसर की मतलब सिचुएशन हो सकती है। तो हमने एग्जैक्ट बताना है कि उसके अंदर बीमारी कौन सी है, तो इसको हम कहते हैं डायग्नोसिस। फिर हमने उससे बचने के तरीके बताने होते हैं कि क्या क्या तरीके आप लगाएं तो उससे आप बच सकते हैं। फिर लास्ट पे उसका ट्रीटमेंट करना होता है, उसका इलाज करेंगे ताकि वो उस बंदा उस बीमारी से बच जाए। तो मिसाल के तौर पर जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, जो कि अल्टीमेटली कैंसर की बीमारी को डायग्नोस करता है। अगर बॉडी में डिवीजन होती जा रही है सेल की जो कि कंट्रोल से बाहर हो गई है, ठीक है, तो ये किस चीज़ को डायग्नोस कर रहे हैं हम, कैंसर को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी स्टडी पैथोलॉजी में की जाती है। हर किस्म की जो डिज़ीज़ है उसको डायग्नोस करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी ये भी बायोलॉजी की ब्रांच है। इसमें हम बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करते हैं और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। देखें बच्चों, हमारे जिस्म में कुदरत ने एक ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है जो कि बीमारियों के ख़िलाफ़ काम करता है। इसमें हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर 3 किस्म के सेल्स होते हैं। इसमें एक जो सेल है ना उसका नाम है वाइट ब्लड सेल, ठीक है, WBC उसको हम बोलते हैं। तो वो जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो असल में हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। वो कोई भी अगर जर्म कोई जरासीम जिस्म में आ गया ना तो ये एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर जिस्म में कोरोना वायरस आ गया तो कोरोना वायरस को ये घेरेंगे आसान लफ्ज़ों में और उसको ख़त्म करने की कोशिश में लग जाएंगे। कौन? वाइट ब्लड सेल, ठीक है। इसकी आगे फर्दर डिवीजन भी है, इसकी इकसाम भी हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप इन जर्नल ये समझें हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोरोना वायरस 2020 में आया था तो कई लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी और कुछ लोग वैक्सीन नहीं थे लगवा सके, ठीक है। तो वो भी अभी तक माशाल्लाह ठीक हैं। तो उनमें क्या हुआ, उनका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया था, उनके वाइट ब्लड सेल एक्टिव हुए, उन्होंने वायरस पे काबू पाया और उसके ख़िलाफ़ क्या बना दी, एंटीबॉडी बना दी, ठीक है। उस एंटीबॉडी ने उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ काम किया और बंदा बच गया, ठीक है। तो ये सारा है इम्यून सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो डेवलप करते हैं वैक्सीन, ठीक है। तो वैक्सीन मैंने आपको बोला जो एंटीबॉडी हमारे जिस्म के अंदर बनती है विद द हेल्प ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, तो वो वैक्सीन तैयार होती है एंटीबॉडी, ठीक है। तो ऑटो इम्यून जो डिजीज़ होती हैं, जो बाज़ दफ़ा हमारा इम्यून सिस्टम खुद से ही जिस्म को खाना शुरू कर देता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उस डिज़ीज़ को भी क्योर किया जाता है इम्यूनोलॉजी को स्टडी करके एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शंस। अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन बढ़ती जा रही है तो हमने एक ऐसे मेथडोलॉजी लगानी होती है जिससे हम इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स को बेहतर बना सकें ताकि वो डिज़ीज़ पे काबू पा सकें। आसान लफ्ज़ों में जो इम्यून सिस्टम है उसको हमने बेहतर कैसे बनाना है ये भी हम इम्यूनोलॉजी में ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आती है फार्माकोलॉजी। फार्मा आपने लफ्ज़ सुना होगा, ठीक है। ये जो मेडिकल स्टोर होते हैं, फार्मेसी होती है, ये सारा कुछ इसके अंदर शामिल है। ये भी बायोलॉजी की ज़बरदस्त ब्रांच है जिसमें हम ड्रग की स्टडी करते हैं और उसके इफ़ेक्ट देखेंगे। ड्रग्स क्या है, पहले नंबर पे ड्रग कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है जो कि बॉडी के अंदर गई और उसने जिस्म के अंदर चेंजेस पैदा कर दी, ठीक है, उसको हम ड्रग बोलेंगे। और उस ड्रग के जिस्म के अंदर जाने के बाद कौन कौन से इफ़ेक्ट्स उसने बॉडी के ऊपर किए जाकर, ठीक है, इसको हमने स्टडी करना होता है। दिस हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग। तो इसकी मदद से हम नई मेडिसिन बना सकते हैं फार्माकोलॉजी को स्टडी करके, ठीक है, विद द एक्सपेरिमेंट करके, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। फॉर एग्जांपल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड एंड यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। बेशुमार किस्म की मेडिसिन तैयार की जा रही हैं, उनमें से एक है एंटीबायोटिक, ठीक है। ये ऐसी दवाई होती है जो कि बैक्टीरिया को
किल करती है, उसको मारती है या उसकी ग्रोथ को रोक देती है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को मारेगी एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। और बैक्टीरिया की हुई जितनी भी इन्फेक्शन हैं, जैसे कि हैज़ा हो गया है किसी को, ठीक है, तो हैज़े के लिए भी एंटीबायोटिक दी जाती है, तो उसको ट्रीट करने में भी ये हेल्प आउट करती है। ठीक है, तो ये सारा को हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। देखें बच्चों, बायोलॉजी की बेशुमार ब्रांचेस हैं। ठीक है, हर ब्रांच का एक यूनिक स्ट्रक्चर है, एक यूनिक नॉलेज है। ठीक है, उसके अंदर बेशुमार वुसअत है, उसमें इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई हुई है कि उसके ऊपर अलहदा से एक बुक्स मतलब एक किताब बनाई जा रही है, इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ लाइफ। तो उसमें बेशुमार एडवांसमेंट हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। तो ये हमें कंट्रीब्यूट कर रही है टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ आवर प्लैनेट। किसी भी एक ब्रांच में अगर हम स्पेशलाइजेशन करते हैं तो उसमें हमें मज़ीद कम्प्लेक्सिटी मिलेगी। ठीक है, उसमें हमें गहराई महसूस होगी, पेचीदगी आएंगी, चीज़ों को समझना है, क्योंकि ये दुनिया तो बहुत बड़ी बनाई हुई है कुदरत ने। तो जहाँ पे कम्प्लेक्सिटीज़ हैं वहाँ पे ब्यूटी भी आपको नज़र आती है। ठीक है, तो पहाड़ों के ऊपर ऑर्गेनिज़म, वहाँ पे पौधे, वहाँ पे जानवर, वो डिफरेंट किस्म के हैं, समंदर के अंदर डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे दुनिया पे रहते हुए आपको पेचीदगियाँ भी नज़र आएंगी और खूबसूरती भी नज़र आएगी। ठीक है बच्चे, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इन टॉपिक्स में बन सकते हैं वो अब आपके सामने रखते हैं इंशाल्लाह। काइंडली इसको नोट करें। चलिए बच्चों, इसमें जो पहला क्वेश्चन बन सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम नोट करते हैं कि व्हाट इज़ इकोलॉजी। राइट इट्स रोल। इसका नेचर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर क्या रोल हो सकता है। ठीक है, इसको हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ या डिफाइन मैरीन बायोलॉजी। और इसमें आप लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर कोरल रीफ्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि कोरल रीफ्स क्या हैं। ये स्मॉल ऑर्गेनिज़म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, जो कि एक लंबी सी पट्टी बनाते हैं। ठीक है, कोरल रीफ्स, इसकी आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, प्लस इसका रोल बताया जा सकता है या पूछा जा सकता है कि इसका रोल बताएं। तो रोल इसका यही है कि ये दूसरे ऑर्गेनिज़म को अपने अंदर रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है, उनको शेल्टर करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, ये इस तरह की लंबी सी एक पट्टी बन जाती है। जैसे मैंने आपको बोला, ऑस्ट्रेलिया के पास, आप इसको गूगल जाके सर्च करें तो इस तरह आपको, ये आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, ऐसे दोनों तरफ से एक लंबी सी स्ट्राइप पट्टी सी बनेगी और यहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिज़म आकर रुक सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, तो ये कोरल रीफ्स हैं। ठीक है, इसको आप मज़ीद गूगल पे सर्च आउट कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन को आसान लफ्ज़ों में ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है और इसका रोल बताएं। राइट इट्स रोल, इसका क्या फ़ायदा है, क्या इसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, ठीक है, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि राइट कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ये आपको ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है जी फार्माकोलॉजी। डिफाइन
फार्माकोलॉजी। ठीक है जी। और इसको इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ एंटीबायोटिक्स। राइट एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल हुआ। आपको इसके अलावा कोई और क्यूरी हुई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।